Hello students, welcome to this channel, and here we are going to start the next class of our descriptive batch, which is India's cyber security challenge, threats and the strategies which are needed and the strategies which are taken. कोई भी एग्जाम हो, चाहे CAPF का एग्जाम हो, चाहे आपका IB ACIO का एग्जाम हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक जो हर साल, और खासकर अब इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है, तो हर साल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस टॉपिक, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा. इसलिए टॉपिक को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या सिचुएशन है, करंट स्टेटस क्या है और कैसे हम इस साइबर सिक्योरिटी चैलेंज को देखेंगे. ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, ये मैंने इस तरीके से इसको अप्रोच किया है कि बेसिकली जब आप ऐसे लिखोगे साइबर सिक्योरिटी पे और कैसे इंट्रो देना होता है, कैसे फिर उसका स्टेटस बताना होता है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड द वे फॉरवर्ड, इसी तरीके से मैंने अप्रोच किया है इसको. और जो ये PDF है, इसमें इसी तरीके से मैंने इसको डिमार्केट किया है कि आपको ऐसे लिखने में 1% भी प्रॉब्लम ना हो. जो इसके कोट्स हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो सब मैं अपने कोर बैच में दे ही दूंगा. अदरवाइज जो फॉर्मेट है वो इसी में मैं समझाता हुआ चलूंगा आपको कि कैसे अप्रोच करेंगे हम इस टॉपिक को, विच इज साइबर सिक्योरिटी. तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ. एज द वर्ल्ड इज एडवांसिंग इन द रेलम ऑफ डिजिटलाइजेशन, जैसे आपको पता है, आप अपने आसपास देखते हैं, एवरीबडी इज कैरिंग अ फोन. बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं हु आर नॉट कनेक्टेड टू अदर पीपल थ्रू फोन. एंड फोन पहले कितना नॉर्मल चीज थी, दैट यू कुड रिसीव अ टेक्स्ट, यू कैन सेंड अ टेक्स्ट, यू कुड मेक अ कॉल, यू कुड रिसीव अ कॉल, दैट्स इट. लेकिन आज इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है दैट द फोन हैज लॉस्ट इट्स बेसिक फीचर्स, कॉल रिसीव करना और वो. नाउ एवरीबडी टेक्स इट फॉर ग्रांटेड. फोन में सब इसको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है ही, फोन करना, फोन लेना, मैसेज करना और मैसेज लेना. ये इतना नॉर्मल हो गया है कि वी हैव स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि अब लगता है यार ये तो हर फोन में होगा ही, बिकॉज वी हैव मूव बियॉन्ड इट नाउ. अब हमारे पास इंटरनेट की वजह से इतने ज़्यादा इनोवेशंस हो गई हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है आउटर लाइफ के साथ, कि फ़ोन अब एक चलता फिरता इंसान ही है जिसको सब पता है. ठीक है, ही इज़ लाइक अ साइंटिस्ट, द फोन इज़ लाइक अ साइंटिस्ट फॉर यू. आज हम ये सोचते हैं कि हम लोग ये PhD कर लें, ये मास्टर्स कर लें, इस सब्जेक्ट में कर लें, इस सब में. बट इफ़ यू लुक एट योर फोन राइट नाउ, तो आपका फ़ोन इट सेल्फ इज़ अ साइंटिस्ट जिसको सब पता है, जिसको सब करना आता है, और आप उसके थ्रू उस फोन को जो कराना चाहते हो वो करा लो. सो दिस इज द फ्रीडम दैट द टेक्नोलॉजी इज गिविंग टू अस, विच इज मोबाइल टेक्नोलॉजी. और डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हो गया है वो आपको पता है, इट इज एट अ मैसिव स्केल. लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि जब भी आप फोन यूज करते हो एंड यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू योर IP एड्रेस. आपका IP एड्रेस आपके फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाता है कि आपका IP एड्रेस क्या है. वो IP एड्रेस बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ से इंटरनेट के किस सर्वर के पॉइंट से आपने कनेक्ट किया हुआ है इंटरनेट पे. आपका मोबाइल है आपके पास, यू आर एक्सेसिंग इंटरनेट थ्रू योर सिम. अगर सिम से आप कर रहे हैं तो क्या होगा बेसिकली कि वो सिम जिस टावर से कनेक्टेड है उसके आसपास बताइए कि आप कहाँ से एक्चुअली कांटेक्ट कर रहे हैं और कैसे कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ. तो इसलिए आसान हो जाता है हैकर्स के लिए, आप कहाँ हैं, किस एरिया से हैं, किस कंट्री से हैं, और उसके बाद फिर वो आपके फ़ोन में और आपके डिजिटल स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं एंड दे कॉज यू हार्म. तो ये है साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू. तो जैसे ही डिजिटलाइजेशन इतनी बढ़ गई है, द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स वो भी बहुत बढ़ गए हैं, एंड इंडिया भी कोई एक्सेप्शन बची नहीं है. इंडिया में भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है ये. अक्टूबर 2023 में रीसिक्योरिटी, एक US कंपनी है, उसने बताया कि इट इन्फॉर्म द वर्ल्ड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियंस पर्सनल डेटा ऑन द डार्क वेब. उसने बताया कि इंडियंस का कितना पर्सनल डेटा डार्क वेब पे घूम रहा है. देखो, आप जो देख रहे हो वो सरफेस वेब है, उसके बाद एक पैरेलल में वेब चलता है विच इज़ अ डार्क वेब. उसको एक्सेस करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके के ब्राउजर्स चाहिए होते हैं, जिसमें अनियंस फॉर्मेट होता है जो वेब पेजेस का,
जैसे आप यहाँ HTML देखते हैं और ये सब चीज़ देखते हैं, वहाँ पे इस तरीके से होता है। और आप उस वेब में घुसते हैं, जैसे ही आप उस वेब में घुसेंगे एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट रिसोर्सेज टू एंटर इनटू इट, देयर आर 200% chances that your entire data is going to get into dark web, तभी के तभी। और पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है वो पूरा कंट्रोल में हो जाएगा किसी और के अंडर, इफ यू आर नॉट यूजिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू एंटर इनटू डार्क वेब। वो तरीका है वेब का जिसके अंदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टारगेट समबडी। ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि आईपी एड्रेस आपके वहाँ नहीं होते हैं, वीपीएन के थ्रू आपके आईपी एड्रेस कहीं और डाल। देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन में ये भी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका फ़ोन है, आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं अपने फ़ोन से, आपका आईपी एड्रेस है वो बताएगा किस कंट्री से है, किस स्टेट से है और किस एरिया से है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क विच इज़ वीपीएन वो क्या करता है कि आपका आईपी एड्रेस रैंडमली दुनिया में किसी भी कोने से उठाकर आपके फ़ोन को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कोई ट्रैक करना चाहेगा तो आप बेशक बैठे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन आपका अमेरिका का कोई रैंडमली आईपी कोड आपका चल रहा होगा फ़ोन के अंदर आईपी एड्रेस से। इससे क्या होता है कि आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू डार्क वेब में कनेक्ट होते हैं लोग, और उससे फिर क्या करते हैं बेसिकली कि डेटा जो है वो घूमता है। कितनी सारी मेजर रिपोर्ट्स हैं जो लीक होती हैं बाहर, वो बेसिकली डार्क वेब के थ्रू होती है। अब तो कंपनीज और गवर्नमेंट्स भी डार्क वेब के थ्रू ऑपरेट करती हैं ताकि जब वो कोई डील्स को ऑपरेट करे तो वो ट्रैक ना की जा सकें और वो लीक ना हो सकें। तो डार्क वेब आजकल बहुत यूज में है, और इंडियंस का तो खासकर कितना पर्सनल डेटा डार्क वेब में लीक हो चुका है और घूम रहा है, ये रीसिक्योरिटी एक यूएस कंपनी ने बताया है। ठीक है, ये बहुत आसान था हमें इग्नोर करना, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डेटा है और वो जो सेंसिटिविटी इंक्लूडेड है उसके साथ कि आपका डेटा लीक हो गया है, एनीथिंग कैन हैपन विद योर डेटा, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। द सेलर ऑफ द डेटा वॉज प्रोवाइडिंग वेरीफाइबल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी पूरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपका आधार कार्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, और वेरीफाइबल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन of 55% of the Indian population, roughly around 815 million, which is 81.5 crore citizens. 55% of Indian population का जो sensitive information है वो डार्क वेब पे घूम रहा है। This is so alarming. This is the best fact that you can write in your essay. Please इसको लिखिएगा, ये रीसिक्योरिटी एक यूएस कंपनी का जो डेटा है। इसमें क्या क्या था? आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, फोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस। ठीक है, और ये सारा डेटा 55%, 81.5 करोड़ लोगों का $80,000 में बिक रहा था। और दिसंबर 18 में अभी पिछले 2 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं 4 लोग इस मैटर के अंदर। तो शुरुआत कीजिएगा अपने एसे को इस डेटा के साथ, इस रिपोर्ट के साथ। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंडिया कितना वल्नरेबल है इन साइबर अटैक से। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स। आपको पता है 52% ऑफ पॉपुलेशन से ज्यादा इंटरनेट यूज कर रही है। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ मंथ इन 2022, ये है डेटा हमारे पास। और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना। अब कोई नॉर्मल सी कंपनी जो यूएस के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मान लीजिए एक जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक को आप वेस्ट पे डाल दीजिए, वेस्ट में डालते ही आपका जो रेवेन्यू है वो लिमिटेड होगा, आप उसको इंडिया में ले आइए, क्योंकि धीरे धीरे लोग इंटरनेट एक्सेस करने जा रहे हैं और इतनी पॉपुलेशन है कि कोई ख़राब ऐप किसी कंट्री की अगर इंडिया में सही से चल जाए तो वो ही और शी कैन अर्न फॉर्चुनेट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ही हाई लेवल ऑफ मनी। तो इसलिए इतनी बड़ी ऑनलाइन मार्केट है कि सब लोग यहाँ पे रिलीज करना चाहते हैं अपना कोई भी ऐप होती है, डिजिटल कोई चीज़ होती है। तो इसलिए इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट, और बाय 2025 ये 900 मिलियन हो जाएगा। 900 मिलियन आउट ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, 90 करोड़ लोग इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि अभी 75 करोड़ हैं। इंडिया हैज़ अ रैपिडली एक्सपैंडिंग डिजिटल इकोनॉमी, बढ़ रही है, जैसे हेल्थ केयर में आ गए, अब एडुकेशन में, फाइनेंस में, रिटेल में, एग्रीकल्चर में, अब सब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज पे रिलाई करने लगे हैं। ठीक है,
हाउएवर इंडियाज आउटडेटेड और इनएडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा आउटडेटेड और इनएडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको साइबर क्राइम से बचाने के लिए होता है, वो पॉलिसीज एंड अवेयरनेस जो हैं वो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है कि वो हैकर्स को बहुत इजीली अलाउ करता है कि वो ये जो गैप्स बना रखे हैं इन पॉलिसीज ने, इनको एक्सप्लॉइट करे और वीकनेसेस जो हैं सिस्टम की उनको एक्सप्लॉइट करे। तो इसीलिए इंडिया फेस कर रही है आज सोफिस्टिकेटेड एंड परसिस्टेंट साइबर थ्रेट्स फ्रॉम स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है, जो कंट्री होती है, उसकी गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करती है उसको, और कभी कभी नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि हैकर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो सब हो गए, तो ऐसे भी करते हैं, जो इंडिया की स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट क्रिएट करते हैं और एक बहुत बड़ा इशू हमारी कंट्री के लिए हो जाता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे लिए आज जो साइबर अटैक से हो रहे हैं? पहली बात तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे हमारे पावर ग्रिड्स हैं जिससे पावर होती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं कि हम कॉल पे बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, और पैकेट्स के थ्रू डेटा बनता हुआ आपके पास पहुँच रहा है, मेरे यहाँ से पहुँचता है इनक्रिप्ट होकर, फिर आपके पास डिक्रिप्ट होता है, चेंज कर दिया जाता है वेव्स को, और उसके बाद आपको सुनाई देती है मेरी आवाज़। ठीक है, तो इस तरीके से जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है। बेसिकली ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इनको आपने अटैक करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो इतना वल्नरेबल है साइबर अटैक से कि कभी भी एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट कर सकता है। मान लीजिए पावर ग्रिड आ गए हमारे अंडर, जैसे किसी हैकर ग्रुप ने या ऑर्गेनाइजेशन ने सॉरी हैक कर लिया पावर ग्रिड को, वो तभी के तभी, बेशक हमारे पास रिसोर्सेज हैं, पावर हैं, लेकिन वो सारे पावर ग्रिड्स को बंद कर सकते हैं एंड वी आर आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तभी के तभी। व्हाट कैन यू डू? क्योंकि आपके जो सिस्टम्स हैं वो चल रहे हैं डिजिटल, तो आप उनको बंद कर दोगे तो मैन्युअली चलाना पड़ेगा हर किसी को जाके, तो वो एक एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी, उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकते हैं। एंडेंजर द पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी, इट इज़ अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स, इसको प्लीज़ लिखिएगा, एंडेंजर दी पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। जैसे एग्जांपल, अक्टूबर 2019 में देयर वाज एन अटेम्प्टेड साइबर अटैक। कहाँ पे हुआ था? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई वल्नरेबिलिटी, उसके बाद आ गई फाइनेंशियल सेक्टर थ्रेट्स। एक हाई रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स हम फेस करते हैं साइबर क्रिमिनल्स से, जो क्या करना चाहते हैं कि स्टील करना चाहते हैं या एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं पैसों की। बैंक्स पे अटैक होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे अटैक होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई या फिर आपके डिफरेंट जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन करते हैं ट्रांजैक्शंस, वो तो फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी की चोरी हो सकती है एंड अ लॉस ऑफ ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक हमारा भी ट्रस्ट खत्म हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम पे कि यार ये हमारा डेटा सेव ही नहीं करके रख सकते, हमारा पैसा ही सेव नहीं कर सकते, तो कैसे ट्रस्ट करें। जैसे मार्च 2020 में एक मालवेयर अटैक हुआ था, किस पे? सिटी यूनियन बैंक स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम है जिससे आप दूसरी कंट्री के साथ बेसिकली ट्रांजैक्ट करते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक जो है उसका ऊपर मालवेयर अटैक हुआ था, जिससे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस हुई थी। अनऑथोराइज्ड मतलब बैंक की मंजूरी और उनके जानने के, मतलब उनको पता ही नहीं चला। वर्थ $2 मिलियन इतना हुआ था अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस। उसके बाद डेटा ब्रीच होता है और फिर प्राइवेसी भी एक कंसर्न है। जैसे इंडिया जा रही है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, तो अमाउंट ऑफ पर्सनल एंड गवर्नमेंट डेटा स्टोर्ड ऑनलाइन इंक्रीजेस। तो पर्सनल डेटा भी है, गवर्नमेंट डेटा भी है जो ऊपर क्लाउड पे अवेलेबल है या फिर डिजिटली इट इज़ अवेलेबल, तो वो डेटा भी है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी भी हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आर्टिकल 21 में राइट टू प्रिवेसी, तो वो भी एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमें प्रिवेसी भी सबकी बरकरार रखनी है। तो डेटा ब्रीच के इस ज़्यादा डिजिटल इकोनॉमी होने की वजह से डेटा ब्रीच भी बढ़ रहे हैं, जिससे हैकर्स क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं एंड लीक कर देते हैं इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। डेटा ब्रीचेस कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड साथ में ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको हार्म हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे मई 2021 में पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जिसको PII बोलते हैं,
और टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ 1,90,000 कैंडिडेट्स फॉर 2022 कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको कैट बोला जाता है, ठीक है, जिससे आईआईएम्स में वो सेलेक्ट करते हैं, तो वो लीक हो गए थे और सेल पे डाल दिए गए थे बाय साइबर क्राइम फोरम, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल, और डेटा के थ्रू आप कहीं भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके से। जैसे अगर ये डेटा उठा लिया जाए और वो लीक कर दिया जाए सम सम पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आप कंट्री की कंट्री गवर्नमेंट्स उड़ा सकते हैं, गवर्नमेंट्स हटा सकते हैं। इलेक्शंस में जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका एक केस चला था जो आपको याद होगा 2017, 18, 19 के दौरान, जब ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका हेल्प ट्रंप टू स्प्रेड दिस प्रोपागेंडा कि क्यों वो ट्रंप गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस और वो सब। तो उस तरीके से उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया बाय यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजिंग करेक्ट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स, कि उन लोगों को इस तरीके से अवेयर कराया जाए ऑन द इंटरनेट थ्रू एड्स, और सर्टेन टाइप ऑफ एड्स जो दिखाई जाए जानबूझ के लोगों को उनके इंटरनेट पे, ताकि वो लोग सेंसिटाइज हो जाएं टुवर्ड्स ट्रंप गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत बड़ा केस चला था। उसके बाद साइबर एस्पियनाज, एस्पियनाज मतलब स्पाइंग करना। साइबर एस्पियनाज इज द यूज ऑफ साइबर अटैक्स टू स्पाई ऑन और सैबोटाज द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब जैसे रशिया और यूएस के बीच में हमेशा ही चल रहा होता है, बिकॉज रशिया नोज के जो मतलब रशिया कैन बी अ चैलेंज फॉर यूएस इवन टुडे, लेकिन मिलिट्रीली वो नहीं कर सकता है उसको। तो साइबर एस्पियनाज बहुत बड़ा एक रीज़न है यूएस और रशिया के बीच में वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो उनके सिस्टम्स को करते हैं और यूएस इनके सिस्टम्स को करता है। तो वो स्पाई करते हैं ताकि दूसरे कंट्रीज़, ठीक है, उनकी एंटिटीज़ को सैबोटाज कर सकें, मतलब ख़राब कर सकें। इंडिया दूसरी कंट्रीज़ की तरह ही एक टारगेट बनती है फॉर साइबर एस्पियनाज एक्टिविटीज़, जो आपकी स्टील करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और एक स्ट्रैटेजिक एज मिलता है उनको कि अब वो आप ही के खिलाफ उसको यूज़ करेंगे। Cyber espionage can affect India's national security, the foreign policy and economic development. अगर फॉरेन पॉलिसी खराब करनी है, मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो कभी यूएस को गलत बोल रहे हैं, ठीक है, तो यूएस को गलत बोल रहे हैं, तो क्या होगा अगर एक कंट्री चाहती है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हों, तो वो उन लोगों के इंटरव्यू क्लिप्स और उन लोगों की बोली हुई बातें जानबूझ के यूएस में लीक करेंगे और लोगों के मन में ये लेकर आएंगे कि हाँ, इंडिया डज नॉट लाइक यूएस, या फिर यूएस डज नॉट लाइक इंडिया, ऐसे भी हो सकता है। तो उस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज जो हैं, डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, वो ख़राब हो सकती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस पर ही फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल, 2020 में एक साइबर एस्पियनाज कैंपेन हुआ जिसको बोलते हैं ऑपरेशन साइड कॉपी। पाकिस्तानी का थ्रेट एक्टर था, ठीक है, थ्रेट एक्टर मतलब पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उसको अनकवर किया गया, जिसने इंटरनेट के थ्रू टारगेट किया इंडियन मिलिट्री को एंड डिप्लोमेटिक पर्सनल, मॉलवेयर के थ्रू एंड फिशिंग ईमेल्स। तो वो क्या कर रहे थे, उनकी डिटेल्स लेने के लिए एंड साथ में वो जो फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और मिलिट्री की है, वो सब चीज़ें वो लोग कर रहे थे, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। और उससे वो फिर ये बेसिकली ऑपरेशन साइड कॉपी के नाम से चलाया गया और उसको फिर पकड़ा गया, अनकवर किया गया। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, जिसको एपीटीज बोलते हैं, तो बेसिकली ये होते हैं एपीटीज, मतलब जैसे एक हुआ अटैक, आज हुआ, आपने ख़त्म कर दिया और फिर वो थोड़ा सा सामान लेके चला गया। एपीटीज होते हैं कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग्ड साइबर अटैक्स, बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं और वेल रिसोर्स्ड एंड वेल स्किल्ड ग्रुप्स की तरफ से चलते हैं। वो स्किल्ड होते हैं, उनका काम ये है, उनको एक मिशन दिया जाता है कि आपको बहुत टाइम तक ट्रैक करनी है चीज़ें। ये क्या करती हैं कि इन्फिल्ट्रेट करती हैं, घुसती हैं और हिडन रहती हैं टारगेट के नेटवर्क में बहुत ही लंबे समय से और लंबे समय तक, और उनको अलाउ करती है कि वो स्टील या मैनिपुलेट कर सके डेटा को, या एक डैमेज भी कॉज कर सके और ट्रैक कर सके। बेसिकली दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड काउंटर, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और जो भी हमारे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई मॉलवेयर तो नहीं है, कोई साइबर अटैक तो नहीं हुआ है, उनको भी इवेड कर देते हैं, उनको भी पीछे छोड़ देते हैं, और ये लोग बिना अनडिटेक्टेड, अनआइडेंटिफाइड चलते रहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे फरवरी 2021 में अ साइबर सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम था रेड एको, उन्होंने बताया कि एक चाइना लिंक्ड एपीटी जो है, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स जो हैं ग्रुप, उन्होंने 10 एंटिटीज़ को टारगेट किया इन इंडियाज़ पावर सेक्टर,
एक मॉलवेयर के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा पावर आउटेज जो है कर सकते थे कंट्री में। पावर आउटेज होगा, पावर चली जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इफेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत इफेक्ट होगा, तो ये करना चाह रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट किया था, किसने, एक साइबर सिक्योरिटी फर्म रेड एको। फिर आता है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज रेफर टू वीकनेस इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस यूज करती हैं अपने ऑपरेशंस में। मतलब जो सप्लाई चेन है, जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं सप्लाई होकर, आपके पास सप्लाई हो रहे हैं, हार्डवेयर आपके पास सप्लाई हो रहा है, तो उन कंपोनेंट्स को हैक कर लेना जो ज़्यादातर गवर्नमेंट और बिजनेसेस यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, तो वो इन वल्नरेबिलिटीज को साइबर अटैकर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सिस्टम एंड सर्विसेज को, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन दीज कंपोनेंट्स, और वाइड स्प्रेड डैमेज भी है वो कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दिसंबर 2020 में एक ग्लोबल साइबर अटैक हुआ सोलर विंड्स पे, ठीक है। एक यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स हैं आपके नेटवर्क को मैनेज के लिए, जैसे किसी कंपनी के, जैसे एक मान लीजिए एचपी कंपनी है, उसके नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एक कंपनीज होती हैं बहुत सारी, वैसे ही एक कंपनी थी यूएस की बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम था सोलर विंड्स। इस पे साइबर अटैक्स हुए थे और इससे काफ़ी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस अफेक्ट हुई थी, जिसमें कौन आता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर विच इज़ एनआईसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये। एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विच इज़ बेल कंपनी, उस पे उसकी जो नेटवर्क वो थी सिक्योरिटी थी, उस पे बहुत बड़ा इशू हुआ क्रिएट। इस पे हमने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी, क्या सरकार कर चुकी है अभी तक, ठीक है। अभी हमने देखा कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या हैं, अब हम देखेंगे सरकार ने क्या मेजर्स लिए हैं। ये आपका कौन सा टॉपिक होता है, ये होता है मेजर्स टेकन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर्स नीडेड। अभी मेजर्स टेकन के कौन से लिए जा चुके हैं और कौन से लिए जा रहे हैं। पहला आता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। ये बोलती है कि एक सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस बनाया जाए सिटीजन्स, बिजनेस और गवर्नमेंट सभी के लिए। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं, कैसे हम साइबर स्पेस इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज़ बना सकते हैं अपनी कि हम प्रिवेंट कर सकें ऐसे साइबर अटैक्स को और डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। फिर आता है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ताकि अवेयरनेस रेज हो सके अबाउट साइबर क्राइम्स एंड क्रिएट सेफ्टी मेजर्स। क्या है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, बेसिकली अवेयरनेस रेज करने के लिए है, ठीक है। और फॉर किसके लिए, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो होते हैं CISOs एंड फ्रंटलाइन IT स्टाफ जो होता है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको अवेयर कराने के लिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो लोग ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको अगर अवेयर करा दिया गया तो उन्हें पता है कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। फिर आता है I4C विच इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो क्या करता है, इस सेंटर को एस्टैब्लिश किया गया ताकि एक इकोसिस्टम बनाया जा सके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मतलब जब लॉ और ऑर्डर सिचुएशन होती है तो उनको लॉ को बरकरार रखने के लिए जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे आपकी पुलिस वगैरह हो गई, तो उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए कि वो साइबर क्राइम से डील कर सकें इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। इसके 7 कंपोनेंट्स इस पे काम करती है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या कर रही है, इकोसिस्टम क्रिएट कर रही है फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, ताकि वो सब कोऑर्डिनेट कर सकें एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसको बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर लॉन्च हुआ था 2017 में ताकि एक सिक्योर साइबर स्पेस बना सके। कैसे, बॉटनेट क्लीनिंग का मतलब है कि डिटेक्ट करेंगे हम बॉटनेट्स को। बॉटनेट एक तरीके के सिस्टम में साइबर मतलब थ्रेट जो होता है वो आता है आपके उसमें, और बॉट्स जो होते हैं उनको डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम को वो बार बार रिपीट करेंगे, तो वो सिस्टम में छोड़े जाते हैं और वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं फ़ोन के अंदर या फिर डिवाइसेस के, डिजिटल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया जो मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर है एक, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं आपको कि क्या इशू है आपके फ़ोन में या फिर बॉटनेट का इन्फेक्शन हो गया है फ़ोन के अंदर। इनेबलिंग क्लीनिंग एंड सिक्योरिंग सिस्टम्स ऑफ एंड यूज़र्स के लिए एक बेसिकली सिक्योर सिस्टम बनाना और क्लीन करना उन बॉटनेट्स को, ताकि
और फर्दर इन्फेक्शंस भी ना हो सकें। जैसे आई हैव इंस्टॉल्ड ऑन माई फ़ोन, तो अगर आप जाएंगे साइबर स्वच्छता केंद्र वाले उस पर, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा वहाँ पे, कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐप्स रखे हुए हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, और वो गवर्नमेंट की बनाई हुई ऐप्स हैं जिसको आप इंस्टॉल करके रखो। मेरे फ़ोन के अंदर जो ऐप है उसको बोलते हैं ई स्कैन एंटरप्राइज सिक्योरिटी, ई बॉट स्कैन बॉट रिमूवल है वो। और वो बेसिकली क्या करता है कि मेरे फ़ोन में जब भी कोई ऐसा डेटा होता है जो जिसमें बॉटनेट्स हो सकते हैं, मॉलवेयर हो सकता है, तो वो उसको क्लीन कर देता है एंड इट नोटिफाइज मी। इसको बनाया किसने है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन सर्ट इन जो है ये ऐसे रिमूवल, ये जो बॉट रिमूवल जो मैंने स्कैन प्रोडक्ट बताए थे वो बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं ऐसे। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है डेटा को ऑन साइबर इंसिडेंट्स। जैसे ही कोई साइबर अटैक होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उसको उसका डेटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और इन्फॉर्मेशन बताती है क्या हुआ था, और अलर्ट भी करती है कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो सकता है। गवर्नमेंट को ये अलर्ट करती है, पूरा टाइम बैठ के चेक कर रही होती है कहीं पे साइबर अटैक तो नहीं हो रहा। उसके बाद क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसकी हमने बात की थी अभी, ये बेसिकली क्या है कि जिससे नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पे इशू हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, द गवर्नमेंट है एस्टैब्लिश्ड, ये NCIIPC बनाया है सरकार ने। क्या है ये? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पता है आपको, बस उसका प्रोटेक्शन सेंटर है, ताकि इन जो जो मेजर जो इंफॉर्मेशन सेक्टर है, जैसे बैंकिंग हो गई आपकी, ट्रांसपोर्ट हो गया, और गवर्नमेंट और स्ट्रैटेजिक एंटरप्राइज हो गई, ये सब के लिए न्यूक्लियर कोड्स हो गए, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आपकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। उसके बाद DCYA बनाया गया, डिफेंस साइबर एजेंसी। ये एक ट्राई सर्विस है, किसकी? ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ट्राई सर्विस कमांड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, जो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर्म्ड फोर्सेस में जो हैं उनको बचाया जा सके। वो साइबर ऑपरेशंस करती है, जैसे हैकिंग, सर्विलांस, डेटा रिकवरी, इंक्रिप्शन, ये सब चीज़ें करती हैं अगेंस्ट वेरियस साइबर थ्रेट एक्टर्स। तो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए है DCYA। अब हमें और क्या करना चाहिए ताकि हम अपने जो एक्शंस हैं उसको और बेटर और एफिशिएंट कर सकें? सबसे ज़रूरी है, पहले हमने मेजर्स टेकन देखा था, अब ये है मेजर्स नीडेड, कि और क्या करना है हमें। स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, नया फ्रेमवर्क बनाने से पहले कि हमें पहले जो ये हमारा फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको स्ट्रांग बनाया जाए। हमारा जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो साइबर क्राइम्स को गवर्न करने के लिए, वो है IT एक्ट ऑफ 2000, जिसको बहुत बार अमेंड किया गया है टू एड्रेस न्यू चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अभी भी IT एक्ट के अंदर कुछ गैप्स हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे क्लियर डेफिनेशंस नहीं है हमारे पास, प्रोसीजर्स नहीं है, पेनल्टीज नहीं है साइबर ऑफेंसेस के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लो कन्विक्शन रेट होता है साइबर क्रिमिनल्स का, कि पता तो चल जाता है ये साइबर क्रिमिनल है लेकिन उनको सज़ा नहीं दिला पाते। तो बेसिकली हमारे जो मेजर एक्ट है IT एक्ट 2000 का, जिसको आगे बहुत बार अमेंड किया गया है, तो उसमें बहुत गैप्स और लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो उसको बेटर करने की ज़रूरत है। इंडिया नीड्स टू इनैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अपडेटेड लॉज। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत एंगल पे जो देखें, और उसके बाद अपडेटेड लॉज होने चाहिए जो सभी एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी को कवर करें, जैसे साइबर टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, साइबर एस्पियनाज एंड साइबर फ्रॉड। तो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अच्छे खासे कॉम्प्रिहेंसिव एंड अपडेटेड लॉज चाहिए, क्योंकि हमारे आउटडेटेड है बेसिकली। एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, जैसे हमारे पास बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और पॉलिसीज़ हैं टू इम्प्रूव साइबर सिक्योरिटी, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो गया, हमारे जो पुलिस के अंदर साइबर सेल्स भी होते हैं वो हो गए। ठीक है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हो गए हमारे पास। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जिससे हम कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। ये अभी भी क्या है, इनएडिक्वेट हैं और फ्रेगमेंटेड हैं, मतलब एक अथॉरिटी के अंडर नहीं आते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरीके से ट्रेनिंग दे रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरीके से। तो बेसिकली अगर एक ही रूफ के अंडर ये काम करें तो बेटर हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, इंडिया स्टिल फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ की शॉर्टेज है।
साइबर फोरेंसिक फैसिलिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और बहुत सारी कोऑर्डिनेशन जो हैं वो मिसिंग है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंडिया को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन डेवलपिंग इट्स होन ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। हम कब तक बाहर वाली कंट्रीज से जो हैं उनसे ये सर्विसेज लेते रहेंगे, हमें खुद का बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरी है फॉर साइबर सिक्योरिटी। बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स हम लोग देखेंगे और कोलैबोरेशन करेंगे जब डिफरेंट एजेंसीज और सेक्टर्स के साथ, तब हम बेटर हो जाएंगे इसके अंदर, और हमारी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत हद तक इंप्रूव होंगी। एक साइबर सिक्योरिटी बोर्ड बनना चाहिए। इंडिया मस्ट एस्टैब्लिश अ साइबर सिक्योरिटी बोर्ड गवर्नमेंट के साथ एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिनके पास एक अथॉरिटी हो कि वो कन्वीन कर सकें। ठीक है, फॉलोइंग अ सिग्निफिकेंट साइबर इंसिडेंट कोई होता है तो वो एक साथ काम कर सकें, एनालाइज कर सकें क्या हुआ है, और कंक्रीट रिकमेंडेशंस दे सकें कि कैसे इम्प्रूव किया जाए साइबर सिक्योरिटी को। तो एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हों, सभी के डिफरेंट तरीके से दिमाग लगें, और एक बेटर पॉलिसी के साथ हम लोग आगे आ सकें। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, प्लान फॉर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंडिया इज़ नॉट अलोन इन फेसिंग दीज चैलेंजेस। पता है आपको, मैंने बताया था इंडिया अकेले चैलेंजेस फेस नहीं कर रही है, बहुत फेस कर रहे हैं। तो साइबर अटैक्स जो हैं वो नेशनल बाउंड्रीज से आगे बढ़ के इंटरनेशनल बाउंड्रीज तक जाते हैं। दे अफेक्ट द ग्लोबल कम्युनिटी। इंडिया को ज़रूरी है कि वो एंगेज करे और कंट्रीज़ के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गई, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन हो गई, इंटरपोल हो गई। तो इन सब के साथ मिलकर हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली एक तरीके से एंगेज करें इनके साथ, और इनकी प्रैक्टिसेस को हम समझें, ये हमारी प्रैक्टिसेस को समझें, और कोलैबोरेट कर सकें। कोई भी अटैक उनकी कंट्री से अगर आ रहा है तो वो उसको रोक सके, और हमारी तरफ से अगर हो रहा है तो हम उसे रोक सकें। ठीक है, तो ज़रूरी है एक्सचेंज करो बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंटेलिजेंस जो है, थ्रेट इंटेलिजेंस, किस तरीके का मॉलवेयर था, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकता है, आप भी इससे बच के रहो। तो बेसिकली प्रिवेंट कराने के लिए पहले आप अपने साथ जो हुआ है उसको शेयर कर सकते हो। साइबर लॉज को हार्मोनाइज दोनों तरीके से, मतलब जैसे हमारी ट्रीटीज़ होती हैं कि अगर ह्यूमन राइट्स पे जैसे है तो सभी ह्यूमन राइट्स के वैसे लॉज बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वैसे भी कर सकते हैं। कोऑपरेट करना चाहिए साइबर इन्वेस्टिगेशंस में और प्रोसिक्यूशंस में, ताकि हम भी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकें और वो भी हमसे बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सकें। हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने रीजनल और बायलैटरल डायलॉग्स और इनिशिएटिव्स में इसको यूज़ करना चाहिए, जैसे आसियान रीजनल फोरम हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे ज़रूरी होने चाहिए हमें ये जो रीजनल इनिशिएटिव्स हैं, आसियान एंड ब्रिक्स। साथ में बायलैटरल फोरम्स जैसे इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी फोरम है, जैसे हमने बनाया हुआ है। ये बेसिकली इससे क्या होगा कि ट्रस्ट बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और इससे कॉमन साइबर सिक्योरिटी इश्यूज एंड इंटरेस्ट जो होते हैं वो आपके बेसिकली टैकल किए जाते हैं। तो उससे क्या होगा, आप ही को हेल्प होगी जब आप इंटरनेशनल हेल्प लेंगे, क्योंकि उनसे कुछ सीखेंगे, आप उनको कुछ बताएंगे। सो बेसिकली विन विन सिचुएशन है, दोनों को ही फ़ायदे होंगे इससे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस साइबर सिक्योरिटी जो हमें पढ़ना था। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, क्या इश्यूज होते हैं एंड एवरीथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट था आपकी क्लास के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे जहां पे हम हेट स्पीच, मॉब वायलेंस जो आजकल बड़ा फेमस हो गया है और जिस पे एक्ट्स तक आ गए हैं लोगों के, सॉरी गवर्नमेंट के आ गए हैं, और उस पर बहुत एडिटोरियल्स भी आ गए हैं। तो हम बेसिकली उसको कवर करेंगे, मॉब वायलेंस, हेट स्पीच एंड कम्युनल वायलेंस। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप डिस्कशन चैनल पे बता सकते हैं, और ऐसे का जो टॉपिक है वो आपको कोर बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ उस पर एसेज लिखकर मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं इवैल्यूएट करके आपको बता सकूं कि कैसे आप बेटर कर सकते हो उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।